हेलो, वेलकम स्टूडेंट्स, वेलकम टू मीमांसा क्लासेस। इकोनॉमी सीरीज की हमारी क्लासेस चल रही हैं। इकोनॉमी का हमारा स्पेशल बैच चल रहा है। जैसा पिछली क्लास में भी हमने बात की थी, इस बैच में हम सभी प्रतियोगी परीक्षाओं में इकोनॉमी से रिलेटेड जो टॉपिक्स हैं उनको कवर करने वाले हैं। एक क्लास इसकी हम कर चुके हैं। आज इकोनॉमी सीरीज की इस दूसरी क्लास में आपका स्वागत है। और आज की जो हमारी क्लास रहने वाली है वो है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की मौद्रिक नीति या मॉनेटरी पॉलिसी के बारे में। पहली वाली क्लास का एक क्विक रिवीजन हम ले लेते हैं। पिछली जो हमारी क्लास थी उसमें हमने रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना के बारे में बात की थी कि इसकी स्थापना किस प्रकार होती है, किस सन में इसकी स्थापना होती है और इसका नेशनलाइजेशन या राष्ट्रीयकरण कब किया जाता है। उसके बाद हमने रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर की बात की थी। उसके बाद रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के लोकल बोर्ड्स की हमने बात की। उसके बाद हमने रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के प्रमुख कार्यों की लिस्ट देखी थी, प्रमुख कार्यों की सूची हमने देखी थी। और उस सूची में सबसे महत्वपूर्ण जो कार्य हमने देखा था वह था आरबीआई द्वारा मौद्रिक नीति का निर्माण करना या मॉनेटरी पॉलिसी का निर्माण करना। तो आइए देखते हैं मॉनेटरी पॉलिसी क्या होती है। तो देखिए, जैसा पिछली क्लास में हमने बात की थी, मॉनेटरी पॉलिसी क्या होती है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की वह नीति होती है, वह पॉलिसी होती है जिसके द्वारा वह बाजार में क्या करता है, लोगों के पास, बाजार का तात्पर्य है लोगों के पास में जो पैसे या धन की या करेंसी की मात्रा होती है उसको नियंत्रित करके अंतिम रूप से महंगाई को क्या कर लेता है, नियंत्रित कर लेता है। तो महंगाई पे नियंत्रण की जो नीति है आरबीआई की, वही सरल शब्दों में क्या कहलाती है, मौद्रिक नीति कहलाती है। अब किस प्रक्रिया के तहत या किस प्रोसेस के तहत ये महंगाई पर नियंत्रण मौद्रिक नीति के तहत आरबीआई द्वारा किया जाता है, उसको समझने से पहले हमें ये देखना होगा कि महंगाई की स्थिति आखिर अर्थव्यवस्था में क्यों बन जाती है। तो आइए देखते हैं। महंगाई की यदि हम बात करें तो किसी भी अर्थव्यवस्था में जो महंगाई की स्थिति बनती है वह दो कारणों से बन सकती है। पहला जो कारण होता है वो है सप्लाई का, वस्तुओं की सप्लाई या आपूर्ति क्या हो जाना, कम हो जाना, आपूर्ति कम हो जाना। और दूसरा जो महंगाई का कारण हो सकता है वह हो जाता है लोगों के पास में धन की मात्रा बढ़ जाना, लोगों के पास धन की मात्रा क्या हो जाना, अधिक हो जाना। और धन की मात्रा जब अधिक हो जाती है तो क्या हो जाता है, डिमांड या जो मांग होती है किसी भी वस्तु के प्रति, वो मांग क्या हो जाती है, बढ़ जाती है, जिससे क्या क्या होता है, महंगाई की स्थिति अर्थव्यवस्था में उत्पन्न हो जाती है। ये जो स्थिति है, आपूर्ति कम होने वाली स्थिति, वस्तुओं का उत्पादन कम होने वाली स्थिति, इसके कारण जो महंगाई उत्पन्न होती है उसको नियंत्रण में करने के लिए क्या करना होगा, फिर से आपूर्ति को बढ़ाना होगा। और आपूर्ति कैसे बढ़ाई जा सकती है, उत्पादन के द्वारा। और उत्पादन के जो कारक हैं वो क्या हैं, सरकार की नीति और इंफ्रास्ट्रक्चर, सरकारी नीति और इंफ्रास्ट्रक्चर। तो सरकारी नीति और इंफ्रास्ट्रक्चर सरकार के पक्ष का कार्य है। तो हम कह सकते हैं आपूर्ति या सप्लाई के कारण यदि महंगाई की स्थिति बनती है तो उसको नियंत्रण में करने का जो कार्य किया जाता है वो सरकार के द्वारा किया जाता है। और जिस नीति के द्वारा किया जाता है वो नीति कहलाती है राजकोषीय नीति, या इसे अंग्रेजी में हम कह देते हैं फिस्कल पॉलिसी। जबकि लोगों के पास धन की मात्रा बढ़ने के कारण या बाजार में तरलता बढ़ जाने के कारण जब मांग बढ़ जाती है, उस स्थिति के कारण जो महंगाई उत्पन्न होती है उसको नियंत्रण करने का कार्य जो किया जाता है वो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा किया जाता है। और रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ये कार्य किसके माध्यम से करता है, मौद्रिक नीति के माध्यम से करता है। तो हम कह सकते हैं कि महंगाई जो होती है देश में उसको दो तरीके से नियंत्रण किया जाता है। एक तरीका है राजकोषीय नीति जो कि सरकार द्वारा अपनाया जाता है, और दूसरा तरीका है मौद्रिक नीति जो कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया द्वारा महंगाई को नियंत्रण करने के लिए अपनाया जाता है। अब हम देखेंगे कि आरबीआई के पास में ऐसे कौन से हथियार हैं, ऐसे कौन से तरीके हैं जिससे वह लोगों के पास में धन की मात्रा को नियंत्रित कर लेता है। अंतिम रूप से मौद्रिक नीति के तहत आरबीआई करता क्या है कि लोगों के पास में, लोगों की जेब में जो मुद्रा है, जो धन की मात्रा है, उसको क्या कर देता है, परिवर्तित कर देता है। और आपने ये देखा है कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का सीधे लोगों से किसी प्रकार का संपर्क नहीं होता है,
ना तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया में किसी व्यक्ति का अकाउंट होता है, ना ही रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया सीधे किसी व्यक्ति को ऋण देता है। तो फिर किस प्रकार से मौद्रिक नीति के माध्यम से लोगों के पास में पैसे की मात्रा को नियंत्रित करके मांग अर्थव्यवस्था में किसी वस्तु की जो बढ़ी हुई है उसको कम करके महंगाई पर नियंत्रण रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया कर लेता है, ये देखना मजेदार होगा। आइए देखते हैं किस प्रकार रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ये कार्य करता है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया द्वारा ये कार्य दो तरीकों से या कह सकते हैं तीन तरीकों से किया जाता है, लेकिन ये जो तीसरे तरीके या अदर टूल्स अन्य उपाय हैं ये विशेष परिस्थितियों में, कोई विशेष परिस्थिति जब उत्पन्न होती है उन विशेष परिस्थितियों में ही अपनाए जाते हैं। ऐसी विशेष परिस्थिति जैसे नोटबंदी के टाइम एक विशेष परिस्थिति पैदा हुई थी, उस तरह की स्थितियों में ही ये विशेष उपाय आरबीआई द्वारा अपनाए जाते हैं। परंतु सामान्य दिनों में या सामान्यतः आरबीआई द्वारा दो तरीकों से मौद्रिक नीति के तहत बाजार में तरलता या बाजार में मुद्रा की मात्रा को परिवर्तित करके महंगाई का नियंत्रण किया जाता है। पहला तरीका है क्वांटिटेटिव टूल्स या मात्रात्मक उपाय। इन्हें अप्रत्यक्ष उपाय या चयनात्मक उपाय भी कहा जाता है। अप्रत्यक्ष या चयनात्मक उपाय इन्हें इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये महंगाई पर जो नियंत्रण करते हैं वे धीरे धीरे करते हैं, अचानक से इन उपायों के द्वारा महंगाई नियंत्रण में नहीं आती है, इसीलिए इन्हें अप्रत्यक्ष या चयनात्मक उपाय भी कहा जाता है या मात्रात्मक उपाय कहा जाता है। जबकि दूसरे प्रकार के जो तरीके हैं वे हैं गुणात्मक उपाय। इन्हें डायरेक्ट टूल्स या हम कह सकते हैं प्रत्यक्ष उपाय भी कह सकते हैं, और इनके द्वारा महंगाई पर तुरंत क्या कर लिया जाता है, आरबीआई द्वारा नियंत्रण पा लिया जाता है। इसी कारण इन्हें गुणात्मक या प्रत्यक्ष उपाय भी कहा जाता है। तो आइए एक एक करके इन उपायों को देखते हैं कि ये उपाय क्या होते हैं और किस प्रकार से कार्य करते हैं जिससे ये महंगाई पर नियंत्रण पा लेते हैं। पहला देखते हैं हम मात्रात्मक उपाय। अब मात्रात्मक उपाय के अंतर्गत क्या किया जाता है, मात्रात्मक उपाय आरबीआई के वे तरीके हैं जिनके द्वारा आरबीआई क्या करता है, बैंक और वित्तीय संस्थानों के पास में जो धन उपलब्ध है, जो मुद्रा उपलब्ध है, उसको क्या कर लेता है, नियंत्रण में ले लेता है। ये नियंत्रण में कैसे ले सकता है, या तो इनकी और मुद्रा की मात्रा को क्या कर दे, बढ़ा दे। अर्थात बैंक और वित्तीय संस्थानों के पास में जो धन उपलब्ध है उसकी मात्रा को आरबीआई क्या कर सकता है, बढ़ा भी सकता है, और उसकी मात्रा को आरबीआई घटा भी सकता है। किसके द्वारा, मौद्रिक नीति के मात्रात्मक उपायों के द्वारा। और उसका परिणाम क्या होगा, जब बैंक्स के पास में धन की मात्रा बढ़ जाएगी, धन की मात्रा क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी, तो ये क्या देंगे, अधिक मात्रा में ऋण वितरित करेंगे। और जब अधिक ऋण वितरित करेंगे तो लोगों के पास में पैसा क्या हो जाएगा, या बाजार में तरलता क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। तो हम कह सकते हैं रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया आरबीआई के पास में, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया बैंक और वित्तीय संस्थानों के पास यदि धन की मात्रा बढ़ा दे तो क्या हो जाता है, ये बैंक और वित्तीय संस्थान अधिक मात्रा में ऋण वितरित करेंगे, लोगों के पास में पैसे की मात्रा बढ़ जाएगी, और इस तरह से क्या हो जाएगा, बाजार में जो तरलता है वो भी बढ़ जाएगी। और यदि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया यहां पर मात्रा को घटा दे, धन की मात्रा को घटा दे, तो क्या हो जाएगा, इनके लिए ऋण बांटने के लिए इनके पास में कम पैसा बचेगा, कम मात्रा में ऋण जाएगा और लोगों के पास में पैसा कम हो जाएगा। तो ये ऋण वितरण की जो क्षमता है वित्तीय संस्थानों की और बैंकों की, उसका परिवर्तन मात्रात्मक उपायों के द्वारा रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया द्वारा कर दिया जाता है। क्यों, क्योंकि आरबीआई का सीधा लोगों पर किसी प्रकार का नियंत्रण नहीं है। तो ये नियंत्रण ये किसके माध्यम से स्थापित करता है, बैंक और वित्तीय संस्थानों के माध्यम से ये स्थापित करता है। अब आपका अगला प्रश्न ये होगा कि भाई ये किस प्रकार से ये आरबीआई बैंक और वित्तीय संस्थानों के पास में धन की मात्रा को बढ़ा देता है और किस प्रकार से कम कर देता है, ऐसे कौन से साधन आरबीआई के पास में हैं जिनके द्वारा ये काम ये करता है। तो बात करते हैं, वे साधन है मात्रात्मक उपायों की सूची, मात्रात्मक उपाय की लिस्ट। वो लिस्ट है, सबसे पहला उपाय इस तरीके का है CRR, जिसे कहते हैं हम कैश रिजर्व रेशो, और हिंदी में इसे कहा जाता है नगद आरक्षण अनुपात। दूसरा इस प्रकार का उपाय है SLR, जिसे कहा जाता है स्टैच्यूटरी लिक्विडिटी रेशो, या हिंदी में इसे कहा जाता है सांविधिक तरलता अनुपात। चौथा इस प्रकार का उपाय है रेपो रेट। तीसरा इस प्रकार का उपाय है रेपो रेट, या इसे कहा जाता है पॉलिसी रेट।
या इसे रेट ऑफ रीपरचेज भी कहते हैं, या इसे रेडी फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट भी कहते हैं। और अगला उपाय है इस सूची के तहत रिवर्स रेपो रेट। ये सारे जो टर्म हम देख रहे हैं ये सभी के सभी मात्रात्मक उपायों के अंतर्गत आते हैं। कुछ और भी मात्रात्मक उपाय हैं, अगली स्लाइड में हम देखेंगे, और एक एक करके फिर हम देखेंगे कि ये मात्रात्मक उपाय की अवधारणा क्या है और किस प्रकार से इनके द्वारा महंगाई पर नियंत्रण पाया जाता है। आगे चलते हैं। मात्रात्मक उपायों की सूची में आगे जो नंबर आता है वो है MSF, मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी, जिसे हिंदी में कहा जाता है सीमांत स्थायी सुविधा। अगला जो नंबर है वो है बैंक रेट, उसके बाद OMO, जिसे कहा जाता है ओपन मार्केट ऑपरेशन, या हिंदी में कहा जाता है खुला बाजार नीति, और उसके बाद है कॉरिडोर। तो इस प्रकार मात्रात्मक उपायों की एक लंबी सूची हमने देखी, जिसके अंदर हमने देखा CRR, SLR, जिसके अंदर हमने देखा रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट, साथ में MSF, बैंक रेट, OMO एंड कॉरिडोर। आज की जो हमारी क्लास केंद्रित रहेगी वो मात्रात्मक सूची के प्रथम जो दो उपाय हैं CRR और SLR, उन पे केंद्रित रहेगी। उनकी अवधारणा को हम समझेंगे और किस प्रकार से वे महंगाई पर नियंत्रण करते हैं उसके बारे में हम बात करेंगे। तो आइए चलते हैं। आगे बढ़ने से पहले CRR और SLR को समझने से पहले, उसकी अवधारणा को समझने से पहले हम बात करेंगे कि मात्रात्मक उपाय किस प्रकार से कार्य करते हैं। मात्रात्मक उपायों की एक सूची देखी हमने। सूची के उपायों को पढ़ने से पहले हम देखेंगे कि ये मात्रात्मक उपाय आखिर कार्य कैसे करते हैं। लेकिन ये कार्य कैसे करते हैं उसे समझने से पहले हमें एक टर्म समझनी होगी, और वो टर्म है NDTL। नई टर्म है, आइए देखते हैं क्या होता है NDTL। देखिए, NDTL का तात्पर्य होता है नेट डिमांड एंड टाइम लायबिलिटी। अब नेट डिमांड और टाइम लायबिलिटी क्या होता है? टेक्निकल शब्द है, सरल शब्दों में इसे समझे। देखिए, बैंकों में लोगों द्वारा जो भी पैसा जमा कराया जाता है वो दो रूपों में लोगों द्वारा पैसा जमा कराया जाता है। पहला रूप डिमांड डिपॉजिट के रूप में, जिसे हम क्या कहते हैं हिंदी में, मांग जमा कहते हैं। मांग जमा के रूप में जो पैसा लोगों द्वारा जमा कराया जाता है वह प्रायः सेविंग अकाउंट, बचत खाता, और करंट अकाउंट, चालू खाता के रूप में लोगों द्वारा इस प्रकार का पैसा बैंक में जमा कराया जाता है। और इसका नाम डिमांड डिपॉजिट क्यों है? क्योंकि इस पैसे की जमा कराने वाला व्यक्ति कभी भी बैंक से क्या कर सकता है? मांग कर सकता है। बैंक से कभी भी इस पैसे को वापस मांग सकता है। आज जमा कराया, कल ही उस पैसे को बैंक से ये वापस मांग सकता है, इसीलिए इनको मांग जमा कहा जाता है। जबकि दूसरे प्रकार की जमा जो लोगों द्वारा बैंकों में कराई जाती है उसे हम कहते हैं टाइम डिपॉजिट, या इसे हिंदी में कहा जाता है सावधि जमा। और इसके रूप में जो पैसा जमा कराया जाता है वो FD और RD, फिक्स डिपॉजिट और रिक्यूरिंग डिपॉजिट के माध्यम से लोगों द्वारा बैंक में जमा कराया जाता है। और ये पैसा प्राय क्या किया जाता है? लोगों द्वारा एक निश्चित अवधि तक बैंक में जमा कराया जाता है। और प्राय ऐसा होता है उस निश्चित अवधि के पूरा होने से पहले बैंक से जमा कराने वाला व्यक्ति इस पैसे को वापस नहीं मांगता, इसीलिए इस पैसे को सावधि जमा या टाइम डिपॉजिट कहा जाता है। और NDTL और कुछ नहीं, किसी बैंक के पास में डिमांड डिपॉजिट और टाइम डिपॉजिट के रूप में जो कुल पैसा जमा है, दोनों को जोड़ दें, उस रूप में जो पैसा जमा है वही क्या कहलाता है? उस बैंक का NDTL या नेट डिमांड एंड टाइम लायबिलिटी कहलाता है। तो इस टर्म को हमने समझा, NDTL को हमने समझा। अब आगे बात करते हैं मात्रात्मक उपायों की सूची में जो पहला उपाय था CRR, या जिसे कहा जाता है कैश रिजर्व रेशो। अब देखिए, कैश रिजर्व रेशो क्या होता है? कैश रिजर्व रेशो किसी भी बैंक का, किसी भी व्यवसायिक बैंक के NDTL क्या होता है? बैंकों की कुल जमा पैसा, कौन कौन सा? डिमांड डिपॉजिट और टाइम डिपॉजिट। क्या होता है डिमांड डिपॉजिट, टाइम डिपॉजिट? पिछली स्लाइड में हमने समझा। इस NDTL के रूप में बैंक के पास में जो भी पैसा जमा होता है, ठीक है, उसका कुछ प्रतिशत भाग किसे? कमर्शियल बैंक को, सभी व्यावसायिक बैंकों को अपने NDTL का कुछ प्रतिशत भाग किसके पास में जमा रखना होता है? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के पास में जमा रखना होता है। और इस जमा के बदले रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया किसी प्रकार का ब्याज या प्रॉफिट बैंकों को प्रदान नहीं करता है। तो यह बात करी हमने CRR की अवधारणा की।
अब आप पूछेंगे कि ये तो बात हुई अवधारणा की, सीआरआर द्वारा महंगाई पर नियंत्रण कैसे किया जाता है, आप तो हमें यह बताइए। तो देखिए, उसके लिए हम समझते हैं कि यदि एक स्थिति की हम कल्पना करें कि सीआरआर की दर को रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया द्वारा क्या कर दिया जाता है, बढ़ा दिया जाता है, तो क्या होगा। देखिए, हमने बात करी सीआरआर क्या होता है, बैंकों की कुल जमा का वह भाग जो उसे आरबीआई या रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के पास में रखना होता है। तो एक स्थिति की हम कल्पना करें जिसमें कोई बैंक है, उसका कुल डिपॉजिट, कुल एनडीटीएल कितना है, उस बैंक का कुल एनडीटीएल माना कितना है, 1000 करोड़ रुपए है। और हम मान के चलें कि सीआरआर की दर इस समय कितना प्रतिशत है, 5% है। सीआरआर की दर कितना प्रतिशत मान के चल रहे हैं हम, 3%। 5% नहीं, हम कितना मान के चल रहे हैं, 3% मान के चल रहे हैं। तो इसका तात्पर्य क्या हुआ, एनडीटीएल 1000 करोड़, सीआरआर 3%, मतलब एनडीटीएल के 3% भाग को बैंक को कहां रखना होगा, आरबीआई के पास में आप रखना होगा। यानी आरबीआई के पास में कितना पैसा रखा जाएगा, 30 करोड़ रुपए रखा जाएगा। अब बैंक के पास में जो पैसा शेष बचा है, 1000 करोड़ में से 30,000 करोड़ इसने किसके पास में रख दिया, आरबीआई के पास रख दिया। तो अब बैंक के पास में शेष पैसा कितना बचा, 970 करोड़ रुपए, जिसका उपयोग वह किसके लिए कर सकता है, ऋण वितरण के लिए कर सकता है। पहली स्थिति की हमने बात करी। अब मान लो दूसरी स्थिति की हम बात करें जिसमें यह सीआरआर बढ़कर कितनी हो जाती है, 4% हो जाती है। सीआरआर बढ़कर कितनी हो जाती है, 4% हो जाती है। अब इस 1000 करोड़ में से कितना पैसा आरबीआई के पास में बैंक को रखना होगा, 1000 करोड़ रुपए का 4%, यानी कि कितना, 40 करोड़। अब बैंक के पास में ऋण वितरण के लिए शेष पैसा कितना है, 1000 करोड़ में से 40 करोड़ गए, कितना बचा, 960 करोड़ रुपए। यानी जब सीआरआर की रेट बढ़ी हुई थी तो बैंक के पास में ऋण वितरण के लिए पैसा कितना था, 970 करोड़ रुपए। तो जब 970 करोड़ रुपए ऋण वितरण के लिए था तो स्वाभाविक है कि ऋण वितरण क्या होगा, अधिक होगा। और वही पैसा जब क्या हो जाएगा, 960 करोड़ की जगह 970 करोड़ रुपए की जगह 960 करोड़ रुपए हो जाएगा। क्यों हो जाएगा, क्योंकि आरबीआई ने क्या कर दिया, सीआरआर की दर को बढ़ा दिया। वो बढ़ते ही आरबीआई के पास में ज्यादा पैसा बैंकों को रखना होगा और ऋण वितरण के लिए शेष पैसा क्या होगा, कम बचेगा, 960 करोड़ रुपए बचेगा। तो हम सीधा देखते हैं कि आरबीआई द्वारा इस सीआरआर के माध्यम से बैंक की जो ऋण वितरण की क्षमता है उसको क्या कर दिया, परिवर्तित कर दिया। यदि उसको कम करना है तो आरबीआई क्या कर देगी, सीआरआर की दर बढ़ा देगी। तो उसका परिणाम क्या होगा, बैंकों के पास में ऋण देने हेतु पैसा जो होगा वो कम बचेगा। और जब कम पैसा बचा हो और लेने वाले लोग अधिक हों तो अधिक ब्याज दर पर ऋण आरबीआई द्वारा प्रदान किया जाएगा। और जब अधिक ब्याज दर पर ऋण प्रदान किया जाएगा तो लोग कम से कम ऋण लेंगे। कम ऋण लेंगे तो लोगों के पास में पैसा क्या होगा, कम पहुंचेगा। और इस प्रकार से बाजार में तरलता क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। तो इस प्रकार लोगों के पास में पैसा बढ़ने के कारण जो महंगाई अर्थव्यवस्था में उत्पन्न हुई थी उसे सीआरआर को बढ़ाकर आरबीआई ने नियंत्रण में कर लिया या नहीं करा। ठीक है, अब दूसरा इसका उल्टी चीज देखते हैं। सीआरआर की दर को यदि क्या कर दे, आरबीआई कम कर दे तो क्या होगा। देखिए, मैंने आपको बताया था, जो पहली स्थिति हमने देखी कि सीआरआर की दर जब बढ़ा दी तो बैंकों को क्या करना पड़ेगा, आरबीआई के पास में ज्यादा पैसा रखना पड़ेगा अपना, और जब ज्यादा पैसा रखना पड़ेगा तो ऋण वितरण के लिए कम पैसा बचेगा। उसकी उल्टी स्थिति यदि हम कर देंगे तो क्या होगा, बैंकों के पास में, बैंकों को आरबीआई के पास में पैसा क्या करना होगा, कम रखना होगा। कम रखना होगा तो क्या होगा, बैंकों के पास में ऋण वितरण के लिए अधिक पैसा बचेगा, तो वे अधिक मात्रा में ऋण दे पाएंगे और कम ब्याज दर पे दे पाएंगे। जब कम ब्याज दर पे ऋण लोगों को प्राप्त होता है तो लोगों द्वारा अधिक मात्रा में क्या लिया जाएगा, ऋण लिया जाएगा। लोगों के पास में पैसे की मात्रा बढ़ जाएगी। पैसे की जब मात्रा बढ़ जाएगी तो अर्थव्यवस्था में क्या होगा, मांग बढ़ जाएगी और इस प्रकार से महंगाई बढ़ सकती है। तो इस प्रकार हम देखा कि सीआरआर को घटा या बढ़ाकर तात्कालिक जो आवश्यकता होती है उसके हिसाब से आरबीआई या तो सीआरआर की दर को कम कर देता है या बढ़ा देता है और इसके द्वारा महंगाई की जो दर है उसको नियंत्रण में रखता है। तो ये बात करी हमने सीआरआर की
मात्रात्मक उपायों की अगली सूची का जो शब्द है वो है एसएलआर। आइए एसएलआर की ओर देखते हैं हम, एसएलआर क्या होता है। एसएलआर जिसे हमने क्या कहा, स्टैच्यूटरी लिक्विडिटी रेशो, या हिंदी में इसे कहा जाता है सांविधिक तरलता अनुपात। सांविधिक तरलता अनुपात इसे हिंदी में कहा जाता है। पहले इसकी अवधारणा को समझते हैं सीआरआर की तरह, फिर उसके बाद देखेंगे कि सीआरआर की दर को बढ़ाने या घटाने से तरलता पर क्या प्रभाव पड़ता है, लोगों के पास में पैसे की मात्रा पर क्या प्रभाव पड़ता है। तो बात करें इसके कॉन्सेप्ट की, इसकी अवधारणा की, तो हम देखेंगे जिस प्रकार से सीआरआर क्या था, बैंक की एनडीटीएल का वह प्रतिशत भाग जो उसे किसके पास में रखना हो रहा था, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के पास में रखना हो रहा था। लेकिन यहां क्या है, एसएलआर क्या है, बैंक की, किसी भी बैंक की जो एनडीटीएल, नेट डिमांड एंड टाइम लायबिलिटी, जो कि हम पीछे देख चुके हैं क्या होता है, वापिस मैं आपको बता दूं एनडीटीएल क्या होता है। बैंक के पास में, सरल शब्दों में समझो, बैंक के पास में जो कुल पैसा जमा है उपभोक्ताओं का, उसका वह प्रतिशत भाग जो कि बैंक को क्या रखना पड़ता है, स्वयं के पास में ही रखना पड़ता है। अंतर समझे, सीआरआर में वो पैसा कहां दिया जाता है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को दिया जाता है, जबकि एसएलआर में अपनी कुल जमा का कुछ प्रतिशत भाग कहां रखना होता है, बैंक को स्वयं के पास में ही रखना होता है। लेकिन वो किस रूप में रखना होता है, सोने के रूप में, नगद के रूप में, या सरकारी प्रतिभूति या गवर्नमेंट सिक्योरिटी। गवर्नमेंट सिक्योरिटी क्या होता है, सरकार द्वारा आरबीआई को दिया गया एक कागज होता है जो कि सरकार की एक गारंटी होती है, और उस गारंटी के रूप में उसे क्या करना होता है, कुछ पैसा रखना होता है, अपने एनडीटीएल का कुछ प्रतिशत भाग रखना होता है। तो इन तीनों में से किसी भी रूप में अपने एनडीटीएल या अपनी कुल जमा का कुछ हिस्सा बैंकों को रखना होता है, जिसे हम क्या कहते हैं, एसएलआर कहते हैं। और इस एसएलआर पर बैंक को लाभ और ब्याज प्राप्त होता है। क्यों, यदि सोने के रूप में रखेगा तो सोने का जो भाव बढ़ता है, सोने के जो प्राइस बढ़ते हैं, उसका प्रतिफल भी इसे प्राप्त होता है। तो हम कह सकते हैं सीआरआर में जहां बैंक को किसी प्रकार का इंटरेस्ट या लाभ प्राप्त नहीं हो रहा था, जबकि यहां बैंक को क्या होगा, इंटरेस्ट या लाभ प्राप्त होता है एसएलआर में। आगे चलते हैं, ये तस्वीर आप देख पा रहे हैं, इसमें आप देख पा रहे हैं कि ये इस प्रकार की गवर्नमेंट सिक्योरिटी, गोल्ड और नगद के रूप में पैसा क्या करना पड़ता है, एसएलआर के रूप में बैंक को रखना पड़ता है। अब आगे बात करते हैं, जिस प्रकार सीआरआर की दर के बढ़ने के प्रभाव को हमने अर्थव्यवस्था पे देखा था, उसी प्रकार हम देखेंगे कि एसएलआर की दर को यदि बढ़ा दिया जाए तो उसका अर्थव्यवस्था पर क्या प्रभाव होता है। तो देखिए, दो स्थितियों की हम कल्पना करते हैं। एक स्थिति जिसमें क्या है, किसी बैंक का हमने उदाहरण लिया है, उस बैंक का कुल एनडीटीएल, कुल पैसा जो जमा है उसके पास उपभोक्ताओं का, वो कितना है, 1000 करोड़ रुपए। अब पहली स्थिति की हम बात करें तो पहली स्थिति में माना एसएलआर कितनी है, हम मान के चलते हैं एसएलआर की रेट कितने प्रतिशत है, 15% हम मान के चलते हैं। तो जब एसएलआर की रेट कितनी प्रतिशत है, 15% है, तो इसका तात्पर्य क्या हुआ, 1000 करोड़ का 15% उसे कहां रखना होगा, किसके पास में रखना होगा, स्वयं के पास में रखना होगा। और किस रूप में रखना होगा, सोने के रूप में, सरकारी प्रतिभूति के रूप में, या नगद के रूप में रखना होगा, जिसका उपयोग वह ऋण वितरण में नहीं कर पाएगा। तो अब कितना पैसा रखना होगा, 1000 करोड़ का 15%, यानी हम कह सकते हैं कितना, 15 करोड़ रुपए। 15 करोड़ रुपए अब इसे कहां रखना होगा, साइड में रखना होगा, सॉरी 150 करोड़ रुपए इसे कहां रखना होगा, साइड में रखना होगा। और अब इसके पास में ऋण वितरण के लिए जो पैसा बचा है बैंक के पास में, वो कितना बचा है, 1000 करोड़ माइनस 150 करोड़, यानी कि 850 करोड़। 850 करोड़ रुपए का उपयोग ही ये क्या कर सकता है, ऋण वितरण के लिए कर सकता है। क्योंकि ये 150 करोड़ रुपए उसे किस रूप में रखने होंगे, या तो सोने के रूप में रखने होंगे, या नगद के रूप में रखने होंगे, या सरकारी प्रतिभूति के रूप में रखने होंगे। और इनमें से इस हिस्से का प्रयोग ये ऋण वितरण के लिए नहीं कर सकता। अब दूसरी स्थिति की हम बात करें, जब एसएलआर को बढ़ा दिया जाए, 15% से बढ़ा के कितना कर दिया गया, मान लो 20% कर दिया गया, तो 20% करते ही अब बैंक को कितना पैसा सोने के रूप में, नगद के रूप में, गवर्नमेंट सिक्योरिटी के रूप में, या हम कह सकते हैं एसएलआर के रूप में रखना होगा, 20 करोड़। तो 20 करोड़, सॉरी 200 करोड़, 200 करोड़ रुपए रखते ही शेष जो पैसा बैंक के पास में ऋण वितरण के लिए बचा है, वो कितना बचा, 800 करोड़। तो हम देखेंगे कि जब एसएलआर की दर को रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया क्या कर देगी, बढ़ा देगी, तो बैंकों के ऋण देने की क्षमता घट जाएगी। कैसे घट जाएगी, मैंने आपको दो स्थितियों के माध्यम से समझाया। अब
जब बैंक के ऋण देने की क्षमता घट जाएगी तो उसका तात्पर्य क्या होगा, ब्याज की दर जो है वो बढ़ जाएगी, क्योंकि जब पैसा कम बचा है बैंक के पास में ऋण वितरण के लिए तो वो अधिक ब्याज दर पर क्या करेगा, पैसा ऋण के रूप में बांटेगा, और इस प्रकार से अंतिम रूप से बाजार में तरलता घट जाएगी। कहने का तात्पर्य है लोगों के पास में पैसे की मात्रा घट जाएगी, जिससे जो बढ़ी हुई महंगाई की दर है वो नियंत्रण में आ जाएगी। तो ये तो हमने देखा एसएलआर दर बढ़ने का प्रभाव। अब हम इसकी विपरीत स्थिति की बात करते हैं कि यदि एसएलआर को बढ़ा दिया जाए तो क्या हो। देखिए, जैसे ही एसएलआर को बढ़ा दिया जाएगा उसका तात्पर्य क्या होगा, बैंक को एसएलआर के रूप में जो पैसा स्वयं के पास में सोने, नगद या सरकारी प्रतिभूति के रूप में रखना होता है वो क्या हो जाएगा, घट जाएगा। पहली स्थिति में 200 करोड़ था जब 20% एसएलआर थी, इसको घटा के यदि 15% कर दिया जाएगा तो अब 150 करोड़ रुपए ही इसे साइड में रखने होंगे एसएलआर के रूप में। पहली स्थिति में ऋण वितरण के लिए पैसा कितना बच रहा था, 800 करोड़ रुपए। दूसरी स्थिति में अब कितना पैसा बच जाएगा, 850 करोड़ रुपए, जिससे ऋण वितरण क्या होगा, कम ब्याज दर पर होगा, और कम ब्याज दर पे जब ऋण वितरण होगा तो लोग ज्यादा ऋण लेंगे और बाजार में तरलता बढ़ जाएगी, जिससे मांग बढ़ जाएगी और घटी हुई जो महंगाई की दर है वो वापस से लेवल पर आ जाएगी। तो ये हमने देखा कि मात्रात्मक उपाय किस प्रकार से कार्य करते हैं, और मात्रात्मक उपायों की सूची में प्रथम 2 उपाय कौन कौन से, सीआरआर और एसएलआर की हमने बात करी। अगली क्लास में हम जब जाएंगे तो अगली क्लास में हम मात्रात्मक उपाय के जो शेष टूल्स हैं, शेष जो सूची है उसके बारे में बात करेंगे, जैसे रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट, बैंक रेट, ओपन मार्केट ऑपरेशन। तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू।